Hello everyone, this is Vaibhav here and today I am here with the second lecture of our Newton's laws of motion. So जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया, इक्वेशन वगैरह लिखना सीखे हमने, टेंशन वाले फोर्स के बारे में सीखा कि टेंशन फोर्स होता क्या है एंड फिर हमने बात किया नॉर्मल रिएक्शन कैसे होते हैं और बॉडी का इक्विलिब्रियम पे हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू ma की मदद से हम कैसे एक्सेलरेशन वगैरह लिखेंगे एंड फिर हम कुछ लास्ट में एक दो अच्छे सवाल भी किए थे। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कुछ और अलग अलग तरह के टेंशन अलग अलग सिस्टम पे कैसे बनेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को एंड स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट थिंग विच इज टेंशन इन हैवी रॉड्स और टेंशन इन हैवी स्ट्रिंग पहले देखते हैं। तो हैवी स्ट्रिंग पे टेंशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अभी तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर मासलेस स्ट्रिंग है सो वी विल से कि उस पे टेंशन हर एक पॉइंट पर सेम होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को अब मासलेस ना रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रोप है और इस रोप पे म्यू केजी पर मीटर ये इसकी मास डेंसिटी है। म्यू ले लो या फिर लैम्डा ले लो, जो भी चलेगा। सो दिस इज इट्स मास डेंसिटी। इसके हर एक मीटर पे इतना मास है और ये कांस्टेंट है। फिलहाल कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए देख रहा हूँ, तो टेंशन इन हैवी स्ट्रिंग और उसमें भी कांस्टेंट मास के लिए, या फिर यूनिफॉर्म मास लिखो। कांस्टेंट मास क्या लिखे? यूनिफॉर्म मास। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि और हमें फाइंड क्या करना है। मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट है, तो हमें यहाँ पर टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x देखना है। मतलब ये x डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पे क्या टेंशन होगा इसके बारे में हमें बात करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसे। तो हम बोल सकते हैं कि इस पे एक सामने की तरफ F का फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, और ये जो रोप है ये बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। स्मूथ सरफेस पे रखें और सामने की तरफ F फोर्स लगा रहे हैं। हमें चाहिए इस पे टेंशन की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका FBD बनाते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये जैसे अपना रोप है, मान लो ये ऊपर वाला ही रोप है। तो किसी भी पॉइंट पे जब हमें टेंशन चाहिए होगा ना, जैसे मान लो इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वाले पॉइंट पे कैसे खींचा जा रहा होगा। तो आपको पता है कि F फोर्स लगने की वजह से ये पूरा पार्ट आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ये पूरा पार्ट आगे जाने की कोशिश कर रहा है। F फोर्स लगने की वजह से ये पूरा पार्ट आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो पार्ट है P के जस्ट पीछे वाला जो पार्ट है ये भी आगे जाएगा, बट इससे कौन आगे ले जाएगा? P। ये जो रेड वाला पार्ट है उसे P आगे ले जाएगा और ग्रीन वाले पार्ट P को आगे ले जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये एक P पॉइंट है, तो हम इस पे जहां पे टेंशन चाहते हैं, तो आप समझ रहे होगे उसके आगे जितने पॉइंट्स हैं वो P को अपनी तरफ खींच रहे हैं, P को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और उसके पीछे के जो पॉइंट्स हैं वो P को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि आगे मत जाओ। और P ओवरऑल हम देख रहे हैं कि आगे की तरफ जा रहा है, P आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से किसी x डिस्टेंस दूर पे, लेट अस से कि ये x मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से x डिस्टेंस दूर पे मुझे टेंशन चाहिए, टोटल लेंथ इसका L है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मैं यहाँ से सिस्टम को ब्रेक करता हूँ, यहाँ से सिस्टम को ब्रेक करता हूँ एंड P पॉइंट को अलग से बनाता हूँ, P पॉइंट को अलग से बनाता हूँ।
तो ये जो P पॉइंट है और यहाँ पर हमारा F लग रहा था, इस जगह पर F लग रहा है सामने की तरफ और ये पॉइंट P है, तो अगर मैं इस सिस्टम को अलग कर लूँ तो हमारे लिए जो रेड वाला पार्ट है ना, वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होगा P पॉइंट पे, जिसका की डायरेक्शन अपनी तरफ होगा, बिकॉज ये P को आगे नहीं ले जाना चाहता है, और P इन रेड वाले पे कैसा लगा रहा होगा, अपनी तरफ। तो आप इसका भी FBD बना सकते थे, मैंने इसका FBD बनाने की कोशिश की है अगेन, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपको और समझना है कि इसमें हम बोल सकते हैं हर एक पार्टिकल सेम डायरेक्शन पे एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है, तो इनके बीच में जो टेंशन के फोर्सेस लग रहे हैं वो एक्शन रिएक्शन पे कैंसिल हो रहे हैं। जैसे आप समझ सकते हो P पे उस पूरे सिस्टम ने फोर्स ऐसा लगाया है, तो P ने इस पूरे रेड वाले पोर्शन पे फोर्स आगे की तरफ लगाया है, तो ऐसे कैंसिल होते जाएंगे। तो फिर से वही वाला केस हो गया जो हमने नॉर्मल रिएक्शन में ब्लॉक रखा था। सो मैं यहाँ पर सिस्टम इस पूरे इसे मान सकता हूँ, इस पूरे रॉड को एक सिस्टम मान रहा हूँ, और सिस्टम मानने पर इस पे सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स है, बिकॉज इसका वेट का भी कंपोनेंट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, तो वेट को नहीं लिखना पड़ेगा। इस वजह से एक्सेलरेशन यहाँ पर F बाय टोटल मास होगा, वेयर टोटल मास इज लैम्डा इंटू एल, तो ये मेरा क्या हो गया, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो अगर इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ये हो गया, तो इस जो रॉड को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये जो रॉड हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस रॉड को भी अगर आप देखो तो इसका भी एक्सेलरेशन वही होना चाहिए, और अगर इसका भी एक्सेलरेशन वही होना चाहिए तो इसका लेंथ है x, तो इसका मास है लैम्डा इंटू एक्स, और इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक सामने की तरफ F और एक पीछे की तरफ T, जो कि ये रेड वाले पोर्शन लगा रहे हैं इस P पॉइंट पर। तो अगर मैं इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखूं तो आई विल राइट F माइनस T इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें पता है लैम्डा इंटू F अपॉन लैम्डा इंटू एल। ये सिस्टम मानते हुए हमने यहाँ से डिराइव किया था। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई करूँ, तो आई विल राइट F माइनस T लैम्डा इंटू एक्स में से लैम्डा वाले टर्म को करते हैं कैंसिल, इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स बाय एल। सो T अगर चाहिए था, सो आई विल राइट F 1 माइनस एक्स बाय एल। तो ये मेरा टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यहाँ से अब मिल गई है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई भी परेशानी होगा, बट आपको फील करना इंपॉर्टेंट है कि हर एक पॉइंट पे टेंशन कैसे आ रहा है। तो अगर मैं एक बार रिपीट करूं कि इस पूरे वायर को आगे खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरे सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से, हर एक पॉइंट, रोप का हर एक पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो फोर्स तो हमने सर इस पे लगाया था, हमने तो डायरेक्ट फोर्स सिर्फ इस पॉइंट पे लगाया था, बट ये पॉइंट भी कैसे आगे एक्सेलरेट करने लगा, तो इट इज ड्यू टू द टेंशन ऑफ ऑल द अदर पार्ट्स। तो अगर इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो ये पूरे पार्ट ने इस P पॉइंट को अपनी तरफ किसी टेंशन से खींचा है, और बचा हुआ इस पूरे पॉइंट ने भी इसे अपनी तरफ किसी टेंशन से खींचा है। तो इसको लॉजिक लगाते हुए हम बोल सकते हैं कि हम टेंशन वगैरह की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका और भी एक दो लॉजिक देखते हैं और करते हैं इसको, सवाल को और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो सपोज I have an inclined plane now, और इस inclined plane पे अगेन मैंने सिमिलर एक रोप रखा है, और इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है। ऊपर पे एक फोर्स लगा रहा हूँ जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो हमें पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x
अलग अलग एक्स पे टेंशन क्या है, अगेन इसका मास, अगेन हम बोल सकते हैं कि ये लैम्डा है और एल है, इसका लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ये चीज़ आपको कंफर्म पहले से ही बताया है इसमें, ठीक है। तो आगे समझते हैं कैसे करना चाहिए हमें इसे। तो अगेन इसका फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो अगर आप इसे एक सिस्टम की तरह कंसिडर करो, ध्यान देना मेरी बात को, अगर आप इसको एक सिस्टम की तरह कंसिडर करो तो इन दैट केस यू विल फाइंड कि इसके वेट का जो कंपोनेंट है वो इसके एक्सेलरेशन वाले लाइन के अलोंग आ रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स F हुआ और वेट का कंपोनेंट हुआ, यही दो फोर्स है जिसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर सकते हैं अगर इन सारे छोटे छोटे पार्टिकल को मिलाकर बनने वाले कंबाइंड सिस्टम को हम सिस्टम अगर बोल रहे हैं तो अगर यहाँ पर देखें तो आप समझ सकते हो ये F फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, F फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, और नीचे की तरफ अगर इस पूरे बॉडी का FBD बनाऊं तो आई विल गेट कि ऊपर की तरफ F और नीचे की तरफ लैम्डा इंटू एल, दिस इज मास G साइन थीटा, mg साइन थीटा का फोर्स लग रहा है ना, तो लैम्डा इंटू एल दिस इज mg साइन थीटा। और अगर हम देखें तो ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो लैम्डा इंटू एल इंटू जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल इंटू ए। So this will be the equation for finding the acceleration of the system. सिस्टम के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, और जैसे एक्सेलरेशन मिल जाता है तो हमें मालूम है कि हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन बिल्कुल उसी तरह का होने वाला है। तो अब अगर मैं किसी जनरल x पर टेंशन चाहता हूँ, मान लो यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाकर ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मैं x पे टेंशन चाहता हूँ तो हमेशा टेंशन अगर किसी पॉइंट पे चाहिए तो यू शुड ब्रेक द थिंग्स फ्रॉम देयर, आपको चीज़ों को वहीं से ब्रेक करना चाहिए। और जैसे आप ब्रेक करते हो तो मान लेते हैं ये पॉइंट A है और P है, तो मैं अब AP ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप समझेंगे कि क्या ड्रॉ हो रहा है बोर्ड में। तो अब मैं इसका एक छोटा पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज AP। So this is A and this is P. P. तो AP को अगर मैं साइड में ड्रॉ करूं तो आपको पता है कि इस पूरे सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स मुझे दिख रहा है F, जो दिखता है वही फोर्स लगाना है। तो इस पूरे सिस्टम पे अगर मैं इस मास को लेफ्ट वाले को अलग करूं तो उस पे एक फोर्स है F। अच्छा बिल्कुल है सर, और क्या है, इसका वेट भी है, इसका वेट है, और साथ में एक पूरे ये वाले जो पार्ट है, बिकॉज ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस नीचे वाले हिस्से को अपने साथ ले जाना चाह रहा है तो अपनी तरफ खींच रहा है, तो नीचे वाला हिस्सा इस पूरे ऊपर वाले हिस्से को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। नीचे वाला हिस्सा अपने वाले पूरे से अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो क्या सर ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बॉडी मूव कैसे करेगा। तो आप देख रहे हो ना, ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं। अगर हम देखें तो ये बोल सकता हूं ये इस पूरे कंबाइंड सिस्टम को नीचे वाला अपनी तरफ खींच रहा है, और अगर मैं बोलूं इस पूरे कंबाइंड पार्ट को ऊपर वाला अपनी तरफ खींच रहा है, तो दो अलग अलग पार्ट पे फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वल ऑपोजिट ही होगा वो, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो नीचे की तरफ क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन, इसका एक टेंशन आएगा और साथ में इसका एक वेट आएगा विच इज लैम्डा एक्स जी साइन थीटा। लैम्डा एक्स इज एम जी साइन थीटा। तो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखें टेंशन के लिए तो क्या लिखूंगा, F माइनस टी इज इक्वल्स टू F माइनस टी और साथ में एक माइनस लैम्डा एक्स जी साइन थीटा। ये इक्वल होना चाहिए किसके, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन के। सो मास है इसका लैम्डा एक्स और एक्सेलरेशन है a।
तो ये मेरा इक्वेशन बन गया है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इस पे रखेंगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेंशन हियर। तो इस पॉइंट पे क्या टेंशन है आप इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, इसका और भी कोई मेथड था क्या सर? हाँ, थोड़ा और ज़्यादा आसान मेथड था। अगर मैं इस वाले पार्ट का FBD बनाता, अगर मैं इस पॉइंट को मान लो C मान रहा हूँ, तो PC का अगर FBD बनाता, तो अगर आप देखें P और C को, तो दिस इज P एंड दिस इज C, तो इस पे इसका एक वेट लग रहा है विच इज लैम्डा L माइनस एक्स जी साइन थीटा। ये इसका वेट हो गया लैम्डा L माइनस एक्स जी साइन थीटा, और इस पे ऊपर की तरफ सिर्फ टेंशन लग रहा है, इस पे ऊपर की तरफ सिर्फ टेंशन लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इस पे कोई F नहीं लग रहा है। F का सर लग रहा है तो उस पे तो कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, वही टेंशन के फॉर्म पे आया है। तो जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है उसी को आपको देखना है। F ऊपर लगा है तो यहाँ पे भी F बना दिए, या फिर आपको ये लगने लगा अरे सर F का कुछ पार्ट तो उसमें लगा है, वो टेंशन में इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैंने कुछ ये लिख दिया, तो अब इस पॉइंट पे ही तो टेंशन चाहिए था, तो आप देख सकते हो टेंशन माइनस लैम्डा L माइनस एक्स जी साइन थीटा, तो ये हो गया नेट फोर्स। और अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल होगा? इट्स मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, सो इज इक्वल्स टू लैम्डा L माइनस एक्स, दिस इज मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ से भी आप चाहो तो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी होगा अगर हम देखें कि टेंशन वगैरह कैसे निकालना है। तो केस 2 ले रहा हूँ, टेंशन ऑन इंक्लाइन। अच्छा सर, अगर यहाँ पर F फोर्स नहीं लगाते और डायरेक्टली सिर्फ वेट के हिसाब से छोड़ देते, तो फिर उस पॉइंट पे क्या टेंशन होता? उस पॉइंट पे कोई भी टेंशन नहीं होता, बिकॉज सारे पार्टिकल्स अंडर फ्री फॉल है ना। अगर सारे पार्टिकल अंडर फ्री फॉल है तो कोई भी एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएगा, बिकॉज सब सेम एक्सेलरेशन से ऑलरेडी खुद से ही जाना चाह रहे हैं। ग्रेविटी के कारण सब खुद से उसी एक्सेलरेशन से जाना चाह रहे हैं, तो कोई जो आगे वाला पार्ट है वो पीछे वाले पार्ट को खींचने नहीं वाला है, बिकॉज अगर खींच देगा तो ग्रेविटी के साथ साथ टेंशन लगेगा, तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा नीचे की तरफ। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो अंडर फ्री फॉल टेंशन हर एक पॉइंट पर क्या बोल सकते हैं, जीरो होने वाला है। हर एक पॉइंट पे टेंशन जीरो होने वाला है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि टेंशन will be zero at any x if rope is in free fall, which means only force acting on the rope is if it is tension, the only force acting on it is gravity. In that case we can say कि टेंशन एट एवरी पॉइंट विल बी जीरो। सपोज मैंने इस चीज़ को एक बार फिर से बता दूं, तो जैसे मान लो ये अपना पॉइंट P है, और अगर मुझे इसका FBD बनाना है तो फिर से वही कोशिश करूंगा कि नीचे के पार्ट को मान लेता हूँ एक टेंशन लग रहा है, और इस पूरे पहले तो इनको कंबाइंड सिस्टम मान लो, और कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो गया? कंबाइंड सिस्टम पे सिर्फ इसका एक वेट लग रहा है, तो सिस्टम पे सिर्फ वेट लग रहा है विच इज लैम्डा इंटू L जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास विच इज अगेन लैम्डा इंटू L इंटू A। तो लैम्डा L कैंसिल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? जी साइन थीटा। बहुत ऑब्वियस है, आना चाहिए था। तो बॉडी जी साइन थीटा मतलब एक ग्रेविटी के अंदर अलोंग द इंक्लाइन मूव कर रहा है जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से। और अगर अब मैं ए टू पी को बाहर कट करूं और ड्रॉ करूं, तो मान लो ये मेरा ए है, ये मेरा पी है, और इसका लेंथ है कुछ x, इसका लेंथ है कुछ x। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है
कि ये वाले जो नीचे वाले पार्ट है वो उसको जाने से रोकेंगे। तो एक इस पे लग रहा है वेट, और जो ये जो नीचे वाले पार्ट हैं ये खुद नीचे जा रहे हैं, तो इसको भी अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मान लो मैंने क्या बना दिया, एक टेंशन, दो ये टेंशन जीरो होगा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बट चलो अभी फिलहाल बना लेते हैं। तो क्या लिखूंगा, वेट इसका क्या है, लैम्डा एल जी या फिर लैम्डा एक्स जी साइन थीटा प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स जी again lambda into x, this is mass times of acceleration g sin theta। एक्सेलरेशन सिस्टम का g sin थीटा था, तो इसका भी g sin थीटा होगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होंगे, तो टेंशन विल बी जीरो। और बहुत ऑब्वियस था कि जीरो होना चाहिए, बिकॉज अगर सारे बॉडी एक ही एक्सेलरेशन से चलें, एक ही एक्सेलरेशन से तो हर केस में चल रहे हैं सर। एक ही एक्सेलरेशन बोलने का मतलब यह है कि जब उन पे एक्सटर्नल फोर्स लगे ना, तो फिर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हर एक सेगमेंट पे सेम एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल के बारे में बात कर रहा हूं, इंटरनल इनके बीच का टेंशन है ना, तो हर एक सेगमेंट पे अगर सेम एक्सटर्नल फोर्स है तो उस केस में हर एक सेगमेंट खुद से ही एक ही एक्सेलरेशन से चलना चाहेगा, तो वो दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, बिकॉज वो खुद से उसके जैसे ही एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है। जैसे कि अगर इस केस में बात करें तो ये एफ फोर्स लगने की वजह से आगे वाले पार्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा था, तो वो ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा था, तो अपने पीछे वालों को भी वो अपने साथ ले जाना चाह रहा था, इस वजह से इनके बीच में टेंशन था। बट अगर यहां पर देखें तो हर एक पार्ट पे सेम फोर्सेस लग रहे हैं, इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक्सेलरेशन वगैरह सेम बनने वाला है, और साथ में टेंशन की वैल्यू जीरो होने वाली है। आई थिंक ये पॉइंट आपको दिमाग में रहेगा। तो हमने इस तरह से देख लिया कि किसी भी वायर वगैरह पर अगर हैवी रोप है तो उसमें टेंशन वगैरह कैसे लिखना है, इस तरह से हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट थिंग इज टेंशन ऑन रोप प्लेस्ड इन ऑन स्फीयर या फिर प्लेस्ड ऑन स्फीयर। स्फीयर के ऊपर रोप को रख रहे हैं और उस पे टेंशन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप मान लो ये मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, एंड यहां पर कुछ एंगल्स पे, या फिर थोड़ा अगर इनिशियल शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि छोटा ही टेंशन वाला वायर बना लूं, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सा केस बना लूं। अगर कुछ वो भी केस होता तो उसको भी लास्ट में दिखा दूंगा कैसे करना है। तो आपको याद रखना है टेंशन आ क्यों रहा है, आप समझ रहे हैं टेंशन आ क्यों रहा है, बिकॉज एक बॉडी पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स है, टेंशन को भूल जाओ, बाहर से जो भी फोर्स लग रहा है वो बोल सकते हैं उससे ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो सर? जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो हर एक सेगमेंट पे अलग अलग अगर है तो टेंशन लगेगा। तो अगर आप यहां पर सोचें इसी तरह, तो ये जो पॉइंट्स हैं सब में तो ग्रेविटी ही लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि किसी पे ज्यादा ग्रेविटी है, किसी पे ज्यादा ग्रेविटी का जो कंपोनेंट आ रहा है स्ट्रिंग के अलोंग वो ज्यादा आ रहा है, बिकॉज थीटा ज्यादा होने से साइन थीटा वाला कंपोनेंट ज्यादा हो रहा है, और किसी पे जो उसके वेट का खुद का कंपोनेंट है वो मैं बोल सकता हूं कि कम आ रहा है। तो इस वजह से एक सेगमेंट जल्दी आगे जाना चाहेगा और दूसरा जो सेगमेंट है वो धीरे आगे जाना चाहेगा, जो दूसरा सेगमेंट है वो धीरे आगे जाना चाहेगा। तो फिर उस दूसरे सेगमेंट को खींचा जाएगा। कौन खींचेगा सर? आगे वाले सेगमेंट्स खींचेंगे, उस दूसरे सेगमेंट को आगे वाले सेगमेंट्स खींचेंगे, और उसके जो पीछे वाले सेगमेंट हैं वो उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन चाहता हूं, अगर मैं पॉइंट पी पे टेंशन चाहता हूं,
तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर P पॉइंट पे अपन टेंशन चाहते हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि इस P पॉइंट पे ऐसा कुछ थीटा एंगल पे चले जाओ और P पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लो विच इज ऑफ R d थीटा। डी थीटा एंगल पे आगे बढ़ गए और ये आर डी थीटा हो गया, इसका थिकनेस रो को आप इग्नोर करना है। तो आर डी थीटा लेंथ हो गया इसका, तो इसका जो मास हो गया ये डीएम हो गया, मान लेते हैं मास, तो वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ आर डी थीटा। लैम्डा टाइम्स ऑफ आर डी थीटा, ये अपना क्या हो गया इसका छोटा सा मास, लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, तो अगर इस छोटे से मास का एफ बी डी बनाऊं, इस छोटे से मास का एफ बी डी बनाऊं, तो आप समझ रहे हैं इस पे कि नीचे वाले फोर्स, कुछ एक फोर्स लगा रहे होंगे नीचे वाले सेगमेंट, तो मान लेता हूं उसे कि ऊपर वाले लगा रहे हैं टी, इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है उसको वो किधर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है ना। बाकी बचे हुए पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इस वाले जो ब्लू शेडेड पार्ट है, तो इस ब्लू शेडेड पार्ट को ये डीएम एलिमेंट कैसे खींच रहा है, अपने साथ ले जाना चाह रहा है। तो इस पूरे ब्लू एलिमेंट पे नीचे फोर्स है, तो ये ब्लू एलिमेंट इस डीएम पे कैसा फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर लगा रहा होगा। तो वही फोर्स मैंने ऊपर मेंशन किया है एज टी, टेंशन की तरह। ठीक है, और ये जो नीचे वाले एलिमेंट है, ये जो नीचे वाले एलिमेंट है, अगेन ये किधर ले जाना चाह रहे हैं इसे, अब ये तो इसके साथ डायरेक्ट लगे हुए हैं, तो इस अपने पीछे वाले को ये किधर ले जाना चाहेंगे, अपने साथ, तो इसको ये खींच रहा है नीचे। तो इस टेंशन को मैंने मान लिया है टी प्लस डी टी, जो भी स्मॉल वेरिएशन आया होगा टी प्लस डी टी। तो ये मैंने दो फोर्सेस बना लिए, एक फोर्स लग रहा है टी और दूसरा फोर्स लग रहा है टी प्लस डी टी। और अब इसको फिर आगे डील करते हैं कि कैसे इक्वेशन वगैरह यहाँ पर बनाएं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो मुझे क्या लिखना चाहिए इक्वेशन, कि इस डीएम मास का, ये इसका मास है डीएम जो हमने लिखा, तो एक इसका वेट भी लग रहा होगा सर, बिल्कुल लग रहा होगा। तो क्या लिखते हैं, लैम्डा आर, और ये किसी थीटा एंगल इंक्लाइन जैसा है, तो ये हो गया लैम्डा इंटू आर डी थीटा विच इज इट्स मास, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जी साइन थीटा से। तो ये मुझे क्या मिल गया, इसका वेट, इसका वेट लग गया नीचे की तरफ। ठीक है, सही बात है। तो अगर हम वेट वगैरह लिख लिए और इसका एफवीडी बना लिए, तो मान लेते हैं इसका एक्सेलेरेशन ए है कुछ, तो क्या सर सारे पॉइंट्स का एक्सेलेरेशन ए होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज अगर इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन अलग अलग है, तो मैं बोल सकता हूं कि अलोंग दी स्ट्रिंग अगर इनकी एक्सेलेरेशन अलग अलग है, तो देयर विल बी सम इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर मान लो ये स्ट्रिंग पे सेम आर्क लेंथ कवर कर रहे हैं ना, आप ऐसा समझो तो थोड़ा ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। कि मान लेते हैं कि जितना लेंथ ये ए से अगर ए डैश पे पहुंच गया चलने की वजह से, तो नीचे वाला बी से कहाँ पे पहुंचा होगा, बी डैश पे, और इन्होंने आर्क लेंथ सेम कवर किया होगा, सेम आर्क लेंथ कवर किया होगा। तो ये जो बी पहले था और ये जो बी डैश हुआ और ये जो लेंथ था और ये जो लेंथ है, ये बिल्कुल इक्वल होगा। तो मैं अगर सिर्फ इनके बारे में बात करूं इस ए वाले पॉइंट की, तो ये ए डैश डिस्टेंस कवर किया है एंड ये बी डैश बी डैश डिस्टेंस कवर किया है, दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। और अगर दोनों डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन सेम सा बन रहा है। ऐसे ही हम सारे छोटे छोटे सेगमेंट को देख सकते हैं, बिकॉज हर छोटा छोटा सेगमेंट कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ा होगा इसी तरह से। तो आप बोल सकते हैं यस, सारे पॉइंट्स का एक्सेलेरेशन यहाँ पर सेम होने वाला है। इस वजह से मुझे क्या लिखना है, ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ टी प्लस डी टी, और इसका जो वेट वाला पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखूं तो लिखूंगा टी प्लस डी टी, टी प्लस डी टी प्लस लैम्डा आर जी साइन थीटा डी थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू लैम्डा आर जी
लैम्डा आर जी डी थीटा टाइम्स ऑफ ए, शायद यहाँ पे जी नहीं लिखना चाहिए, तो लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, मास लिखना था ना, तो लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा टाइम्स ऑफ ए। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई परेशानी होगा आपको। ये नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको और समझना कि अगर मुझे ये एक्सेलरेशन वाला पॉइंट चाहिए, तो जैसे मुझे एक्सेलरेशन वाला पॉइंट चाहिए तो मैं पूरे बॉडी का एफ बना लेता हूँ, तब मैं पूरे बॉडी का एफ बना लेता हूँ, मतलब इस पूरे को एक सेगमेंट की तरह मानते हुए इंटीग्रेट धीरे धीरे करेंगे। तो अगर आप देखें तो हम देख सकते हैं ये t और ये माइनस टी होता है कैंसिल, तो यहां से कुछ बन रहा है डी टी प्लस लैम्डा आर जी साइन थीटा डी थीटा, लैम्डा आर जी साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा आर ए डी थीटा। तो अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो फ्री एंड के बारे में अगर आप सोचें, फ्री एंड के बारे में मतलब ये जो दो एंड्स दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इस एंड को कोई नीचे खींचने वाला है क्या? इस एंड को नहीं। इस पे तो सिर्फ अगर मैं इस छोटे से पार्ट का एफ बनाऊं तो इसको ऊपर जरूर खींचा जा रहा होगा, नीचे की तरफ इस पे कोई भी फोर्स नहीं है। तो अगर मैं इसका एफ बनाऊं, ये कंबाइन पूरे बॉडी का, तो इस पे कोई नीचे फोर्स लगाने वाला नहीं है और इस पे कोई इधर फोर्स लगाने वाला नहीं है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि फ्री एंड पे टेंशन हमेशा जीरो होता है, फ्री एंड पे टेंशन हमेशा जीरो होता है, फ्री एंड पे टेंशन जीरो होता है। फ्री एंड के जस्ट ऊपर टेंशन जीरो नहीं होगा, फ्री एंड पे टेंशन जीरो होता है। तो अगर फ्री एंड पे टेंशन जीरो है तो dt का वेरिएशन अब दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं। और मुझे पता है कि जब एंगल जीरो था इस जगह पर, जब एंगल जीरो था तो dt की वैल्यू जो भी टेंशन का लिमिट था वो क्या लिख लिया, जीरो था। और जब एंगल आपका π/2 हुआ, जब एंगल आपका π/2 हुआ तो आप देख सकते हो एंगल भी, तो टेंशन अगेन आपका क्या हो चुका है, जीरो, बिकॉज इस एंड पे भी टेंशन जीरो है और इस जगह पर भी टेंशन जीरो है। तो मैंने जीरो और π/2 के दो एंगल्स लिए और उसमें टेंशन वगैरह को जीरो लिखना चाहे। आई थिंक आपको कोई भी इसमें परेशानी हुआ नहीं होगा, अभी तक जो भी लिखा हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो फर्दर अगर इसको इक्वेशन वाइज लिखूं, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से अगर आगे सॉल्व करने की कोशिश करें अपन, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि दिस इज जीरो, ये ओवरऑल जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन लैम्डा आर जी माइनस कॉस थीटा, जीरो से π/2, जीरो से π/2 साइन थीटा का इंटीग्रल लिख दिए और कुछ भी नहीं। तो लैम्डा आर और ए तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, हर एक पॉइंट के लिए सेम था, बाहर लिख लिए। और डी थीटा का इंटीग्रल जीरो से π/2 था, तो इस वजह से सिर्फ π/2 लिख रहा हूँ, सिर्फ π/2 लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन वगैरह लिखना है तो उसकी वैल्यू यहाँ से लिखेंगे लैम्डा आर जी, और कॉस माइनस का टर्म था और यहाँ पर अगर देखें तो कॉस जीरो लिखेंगे, तो कॉस π/2 माइनस कॉस जीरो और एक बाहर नेगेटिव लगा लेता हूँ, इज इक्वल्स टू लैम्डा आर ए टाइम्स ऑफ π/2, इज इक्वल्स टू लैम्डा आर ए टाइम्स ऑफ π/2। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, लैम्डा आर की वैल्यू कैंसिल करो। और एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ये बन रहा है 2g और ये वाला टर्म तो 1 ही हो जा रहा है, बाय पाई, 2g by pi, this is the acceleration of this part of the rod। तो रॉड के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन 2g by pi सा हमारे पास निकल कर आ रहा है। तो बहुत आसान है, आई थिंक आपको कोई भी परेशानी अभी तक नहीं हुआ होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू हर एक पॉइंट पे हमने 2g by pi की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है।
अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको और बात करना चाहता हूँ। तो मैं किसी भी जनरल पॉइंट पे टेंशन लिखना चाहता हूँ, और अगर ये कोई रैंडम शेप है तो उस पर भी एक्सेलरेशन लिखना चाहता हूँ। मैं भी टेंशन किसी भी पॉइंट पे लिखूंगा इसी पर्टिकुलर सवाल पे, बट अगर मैं किसी रैंडम शेप के लिए एक्सेलरेशन देखूं, मतलब अभी तो 0 से π/2 था, अगर किसी जनरल थीटा कोई ऐसा हो, ये पूरा कंप्लीट ना हो, तो सपोज तो ये किसी थीटा एंगल पर अगर है, तो अगेन हमारा इंटीग्रेशन कैसा बनेगा यहाँ पर, ये वाला टर्म तो dt वाला टर्म तो 0 ही बनेगा, तो dt के टर्म को 0 लिख लेंगे, इंटीग्रल dt 0 0 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल लैम्डा आर जी साइन थीटा डी थीटा, ये बना था ना, अगर आप सेकेंड टर्म देखो, लैम्डा आर जी साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल लैम्डा आर ए डी थीटा, ऐसा कुछ हमारा टर्म बना था ना। तो अगर आप इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखें, इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये टर्म मुझे क्या देखने को क्या दिखा रहा है, अगर हम देखें तो व्हाट इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा क्या है, अगर ये देखें तो अगर मैं यहाँ पर डीएम वाले एलिमेंट को आपको वापस से दिखाऊं, तो इस डीएम एलिमेंट पर का जो हम आर डी थीटा उसका क्या लिए थे, विड्थ लिए थे ना, अगर हम देखें तो सो दिस वाज योर आर डी थीटा, ये वाला थिकनेस आर डी थीटा था। और अगर इसका एंगल देखें तो आप बहुत ऑब्वियसली बोल सकते हो कि ये किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा आपका। और अगर ये थीटा है तो ये आर डी थीटा है, अगर ये आर डी थीटा है और ये थीटा है, तो उस हिसाब से ये वाला जो हाइट दिख रहा है, आई डोंट थिंक कि आपको, आई थिंक कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो अगर मैं इस वाले हाइट की बात करूं इस ट्रायंगल पे, तो ये क्या होगा, आर डी थीटा का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, आर डी थीटा का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। और अगर इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूं और g मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो टर्म है, ये लैम्डा g तो कांस्टेंट है ना, तो अगर मैं इसका इंटीग्रल बनाऊं, तो एक तरह से मुझे अगर इन सबको ऐसे आर डी थीटा, आर साइन थीटा इंटू डी थीटा को ऐड करना है, तो उसका मतलब मैं सारे इस वाले हाइट को ऐड करता जा रहा हूँ। जैसे इस जगह पर अगर बनाऊंगा तो ये आर डी थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये वाला हाइट होगा। तो अगर ऐसे सारे हाइट्स को ऐड करते जाओगे, तो आप बोल सकते हो इनिशियल हाइट और फाइनल पॉइंट, रोप का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, रोप के बारे में बात कर रहा हूँ, रोप का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर ये इन सारे टर्म को ऐड करूं तो ये h1, h2, h3, h4 और ऐसे ऊपर भी मिला होगा h5। तो इन सारे हाइट को ऐड करने से आई विल गेट दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है, उसमें हम r साइन थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, वो वर्टिकल हाइट, और उस वर्टिकल हाइट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लैम्डा जी, और वो वर्टिकल हाइट ऐड होते होते मैं बोल सकता हूं रोप के दो एंड्स के बीच का डिस्टेंस। तो इसे h नॉट लिख रहा हूं, वेयर h नॉट इज वर्टिकल हाइट डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ रोप, रोप के दो एंड्स के बीच में वर्टिकल हाइट का डिफरेंस है। और अब अगर आगे देखा जाए तो इक्वेशन को अगर देखें तो ये टर्म तो 0 ही हुआ। तो फिर अगर इस फर्दर इक्वेशन को मैं यहाँ पर आगे लिखूं, तो आप क्या देख पा रहे होगे कि ये टर्म हो गया लैम्डा जी एच नॉट, और ये इक्वल हो गया यहाँ से
0 से थीटा जो भी एंगल बन रहा है, जो भी थीटा के लिए है ये, तो ये इक्वल हो गया लैम्डा आर ए, और थीटा, थीटा कौन सा थीटा है, जो ओवरऑल थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, थीटा ओवरऑल थीटा है, मतलब जो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से अगर बोलूं तो ये थीटा 90 था, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से थीटा 90 था। तो यहाँ से आप लैम्डा वगैरह कैंसिल करोगे और एक्सेलरेशन के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट सा बोल सकता हूँ, वो इक्वल होगा ए इज इक्वल्स टू, एक देखो जी का टर्म आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल्स टू, ये जी का एक टर्म है और एच नॉट का एक टर्म है, तो जी एच नॉट टाइम्स ऑफ आर थीटा, जी एच नॉट टाइम्स ऑफ आर थीटा। तो इन प्रीवियस प्रॉब्लम अगर इसको यूज करूं, इन प्रीवियस प्रॉब्लम अगर यूज करूं तो ये क्या बनेगा, अगर देखें तो प्रीवियस प्रॉब्लम में थीटा की वैल्यू 90 थी, थीटा की वैल्यू 90 थी और साथ में दोनों के बीच का वर्टिकल हाइट आर ही था। तो उस हिसाब से अगर लिखूं तो a इज इक्वल्स टू जी आर बाय आर टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2g बाय पाई, 2g बाय पाई। तो आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट देख सकते हो, बिल्कुल मैच कर रहा है ये। तो ये आपके लिए एक्सेलरेशन का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका मतलब दो के बीच में जो दो एंड्स हैं उनके बीच में जो भी वर्टिकल हाइट अगर नहीं होगा तो सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक अनइवन सा हील बना के दूं, ऐसा अनइवन सा हील है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे चेन या फिर रोप कुछ भी रखा हुआ है, मान लो ऐसा रोप या चेन रखा हुआ है, और अगर इनका वर्टिकल हाइट में डिफरेंस 0 है तो इस चेन का एक्सेलरेशन 0 होगा, 0 एक्सेलरेशन होगा इसका, बिकॉज दोनों के बीच में एच नॉट की वैल्यू यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है, एच नॉट की वैल्यू 0 देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 0 देखने को मिलने वाली है। तो अब मैं वापस आता हूं और पिछले सवाल पर टेंशन एट एनी जनरल पॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। तो टेंशन एट एनी जनरल थीटा ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, सेम पिछले सवाल पे। तो आप देख सकते हो कि ये अपना ऐसा फिगर था और इस फिगर पे किसी भी जनरल थीटा पे हमें टेंशन की वैल्यू चाहिए, ये वाला एंगल थीटा है और इस थीटा पे टेंशन की वैल्यू चाहिए। क्या करें, तो इस बार हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो मैं एक पॉइंट लिया हूं ए और दूसरा पॉइंट लिया हूं बी, और अपने पुराने इक्वेशन को ये लिख रहा हूं डी टी प्लस इंटीग्रल लैम्डा आर जी साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा आर ए डी थीटा। और अब इंटीग्रेशन बना रहे हैं बट लिमिट्स चेंज कर दिए। इस बार पहले पूरे सिस्टम को मानते हुए एक्सेलरेशन निकाल लिए, दो फ्री एंड जिसका टेंशन मुझे पता था, और अब कोशिश कर रहे हैं कि टेंशन की वैल्यू निकालें अलग तरह से। तो 0 से ए और बी पॉइंट्स के बीच में लिख रहा हूं, तो ए और थीटा नॉट क्या है, ये कोई स्पेसिफिक थीटा पे निकालना चाह रहे हैं। एक्चुअल में थीटा अगर लिख रहा था वो मैं पाई बाई 2 के लिए यूज कर रहा हूं, तो थीटा नॉट लिख लिया ऐसे, और 0 से थीटा नॉट, ये भी क्या हो गया 0 से थीटा नॉट, और ये भी हो गया आपका 0 से थीटा नॉट। ये हमने लिमिट्स वगैरह लगा दिया, सॉरी। तो ये यहाँ पे तो थीटा का लिमिट नहीं है, तो यहाँ से 0 से टेंशन नॉट, और इस जगह पर किसी थीटा नॉट पे हमने टेंशन की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, इक्वेशन अगर यहाँ से देखें तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ से t प्लस लैम्डा आर जी साइन थीटा का इंटीग्रल बन जाएगा कॉस माइनस कॉस थीटा। तो लोअर माइनस अपर कर देता हूँ उस नेगेटिव को हटाने के लिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू
लैम्डा आर थीटा नॉट और ए की वैल्यू अगर देखें तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ए की वैल्यू 2g/π निकाले थे, तो मैं यहाँ पर ए के बदले लिख रहा हूँ 2g/π। ए के बदले हमने लिख लिया 2g/π। तो और थीटा नॉट हम किसी जनरल थीटा पर निकालना चाह रहे हैं, तो वो थीटा की वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से आप इजीली किसी भी एंगल पर लिख सकते हो। तो ये इक्वल हो गया लैम्डा आर जी माइनस लैम्डा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, इस साइड प्लस में भेज देता हूँ। तो इट विल बी लैम्डा आर थीटा नॉट 2g बाय पाई प्लस लैम्डा आर, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस लैम्डा आर जी प्लस लैम्डा आर जी कॉस थीटा नॉट। तो अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2 रखते हो तो आपको टेंशन इसमें 0 मिलना चाहिए, आप एक बार चेक कर सकते हो। थीटा अगर मैं π/2 रखूं तो 2 लैम्डा आर π/2 एक पाई जी माइनस लैम्डा आर जी प्लस यहाँ पे तो ये टर्म 0 ही हो गया। तो आप देख सकते हो ये 2 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, लैम्डा आर जी माइनस लैम्डा आर जी, तो टेंशन की वैल्यू 0 मिल जाएगी फॉर थीटा इज इक्वल्स टू π/2। तो फॉर थीटा नॉट इज इक्वल्स टू π/2 टेंशन शुड बी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपको टेंशन की वैल्यू 0 देखने को मिल रही होगी। तो कोई परेशानी नहीं होगा अभी तक। इसके किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना है, किसी भी पॉइंट पे अपने को एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सेलेरेशन के लिए एक पॉइंट हमने अभी इम्पोर्टेंट देखा कि वर्टिकल हाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, और सेकंड हमने टेंशन यहाँ पर किसी भी जनरल थीटा पे निकाला है। तो अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब कोशिश करेंगे कि किसी भी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम अगर देखना चाहूँ तो वो कैलकुलेट करना चाहूँगा। तो उसके पहले आपके पास एक सवाल है इसी पॉइंट से रिलेटेड, तो इसको एक बार आप ट्राई कर लो एंड फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आगे बढ़ता हूँ। इसको एक बार आप ट्राई कर लो एंड फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो ठीक है, आई थिंक आप पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं और इसको यहाँ पर रखते हैं और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, रोप ऑफ लेंथ दिस has been placed on a smooth sphere of radius r. The end of the rope, A of the rope is on the sphere, the B is overhanging. The mass per unit length of the rope is this. The horizontal string is holding the rope in the place can tolerate tension equals to its weight. Okay, so this is the important line for us. The horizontal string holding the rope, this is the horizontal string which is holding the rope, can tolerate a tension equals to the weight of the rope. Find the maximum mass m0 of the block that can be tied to the end B. यहाँ पर एक ब्लॉक बांधना है so that the string does not break. तो इस पॉइंट पे टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि क्या है, वेट विच इज लैम्डा टाइम्स ऑफ π/2 + 1 × r। ये टी मैक्स है इस जगह पर, यही तो टेंशन मैक्सिमम की वैल्यू है। तो इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू को मुझे ये बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाकर। तो यहाँ पर अगर एक एक्स्ट्रा ब्लॉक लगा दूं तो इस पॉइंट पर मुझे टेंशन की वैल्यू वगैरह फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूं, इसके लिए अगर देखें तो FBD बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये अपने पास रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग के साथ इधर से बंधा हुआ है और ये रोप कुछ ऐसा नीचे आया हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये जो हैंगिंग पार्ट है, अगर इसका FBD बनाऊं, इस हैंगिंग पार्ट का, ये जो ब्लू वाला हैंगिंग पार्ट है, अगर इसकी FBD बनाएं तो इसका लेंथ क्या होगा,
ये वाला लेंथ था हमारा पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 4 मतलब पाई आर बाई 2, ये लेंथ हो गया पाई आर बाई 2, तो ये वाला लेंथ हो गया पाई आर बाई 2, ओवरऑल लेंथ क्या था पाई आर बाई 2 प्लस आर, तो बचा हुआ ये लेंथ अपना आर हो गया, ठीक है। तो ये वाला लेंथ हो गया आर, ये ब्लू वाले पोर्शन का लेंथ आर हो गया। तो अगर इसका एफबीडी बनाऊं, इस ब्लू वाले पोर्शन का एफबीडी बनाऊं, तो इसका लेंथ है आर, इसका लेंथ है आर, इसका नीचे की तरफ वेट होगा लैम्डा आर जी, इसका नीचे की तरफ वेट होगा लैम्डा आर जी, और साथ में इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है एक टेंशन बी पॉइंट पे, इसको बी बोल रहा हूं। जो भी बी पॉइंट पे टेंशन होगा, यहां से हमने सिस्टम को अलग किया है, और इस पे टेंशन कैसा लग रहा होगा ऊपर की तरफ टीबी, तो मैंने ऊपर की तरफ इस पे दिखा दिया एक टीबी की वैल्यू। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये रेस्ट पर है, इस वजह से लैम्डा आर जी, अच्छा, और हमें बोला गया है कि इसमें एक ब्लॉक भी अटैच किए, तो इसका भी वेट होगा एम जी इसका भी वेट होगा। अगर इस पूरे को सिस्टम मानूं तो ओवरऑल वेट क्या हो गया m प्लस लैम्डा आर, और इंटू जी कर देंगे फिर से, तो क्या लिख लूंगा एम जी प्लस लैम्डा आर जी, दिस इज द टोटल वेट माइनस टी बी इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू आ गई है, टेंशन एट बी की वैल्यू मिल गई है, टेंशन एट बी की वैल्यू मुझे मिल गई है, विच इज एम जी प्लस लैम्डा आर जी, ठीक है। तो सर बी का टेंशन मिल गया है, और ए का जो टेंशन है वो मुझे ऑलरेडी पता है, ए का टेंशन मुझे एक्चुअल वैल्यू के फॉर्म में पता है, और बी का टेंशन मुझे एम के फॉर्म में पता है। तो ए और बी के बीच में जो टेंशन का रिलेशन है, अगर वो हमें पता है तो हम बहुत ईजिली चीज़ों को लिख पाएंगे। तो वापस से मैं अपने पुराने रिलेशन पर आ जाता हूँ, विच इज डी टी प्लस लैम्डा आर जी साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा आर ए डी थीटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो अब इस बार मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पर हो गया टेंशन एट ए, यहाँ पर हो गया टेंशन एट बी, और यहाँ पर लिखूंगा 0 से पाई बाई 2। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे लैम्डा आर जी 0 से पाई बाई 2, तो ये क्या हो गया टी बी माइनस टी ए प्लस लैम्डा आर जी साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन बनेगा, और माइनस कॉस थीटा में जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या लिखूंगा कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। तो अगर मैं इसके नेगेटिव साइन को हटाना चाहता हूँ तो लिखूंगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, लोअर माइनस अपर कर देता हूँ, तो लोअर माइनस अपर किए, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया लैम्डा आर ए तो इसका 0 है, इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन तो है नहीं, इस वजह से इसको किसके साथ इक्वेट कर लेते हैं 0। हमें क्या चाहिए, हमें टेंशन एट बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, विच इज एम जी प्लस लैम्डा आर जी। तो टेंशन एट बी के बदले लिखता हूँ एम जी प्लस लैम्डा आर जी, और टेंशन एट ए की मैक्सिमम वैल्यू उसके वेट के इक्वल है, जो कि इक्वल थी लैम्डा पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू आर इंटू जी, और ये ओवरऑल माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, माइनस विच इज टेंशन एट ए की मैक्सिमम वैल्यू प्लस लैम्डा आर जी, और ये सारी चीज़ें मिलके 0 के इक्वल होनी चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एम जी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी की वैल्यू 2, इस वाले पूरे टर्म को इधर भेजते हैं, तो ये बन रहा है लैम्डा आर जी पाई बाई 2 प्लस लैम्डा आर जी प्लस लैम्डा आर जी, ये पूरे टर्म को साइड भेज रहा हूँ, एंड माइनस लैम्डा आर जी
और अगेन एक माइनस लैम्डा आर जी। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई परेशानी होगा। अगर कोई कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा है तो आप देख सकते हो थोड़ा सा। तो इसको मैंने यहाँ से कैंसिल वगैरह किया दो टर्म्स को। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें तो मास चाहिए था, तो ये तो वेट की वैल्यू आ गई। तो क्या लिख लूँगा यहाँ से, g वाले टर्म को कर लेते हैं कैंसिल। तो ये क्या बनेगा, लैम्डा इंटू आर कॉमन, लैम्डा इंटू आर कॉमन, और फिर क्या लिखूंगा π/2 -1। लैम्डा आर को कॉमन कर लिए, π/2 -1। दिस इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी अटैच्ड देयर। वो यहाँ पर मैक्सिमम वेट जो कि अटैच किया जा सकता है उसकी वैल्यू हम बहुत ईजिली यहाँ पर कैलकुलेट कर पाए। आई डोंट थिंक कि इसमें परेशानी होगा आपको। तो हमने क्या किया इस पर्टिकुलर सवाल पे, इस पॉइंट पे टेंशन लिख लिया, टीबी की वैल्यू निकाल ली, और जैसे टीबी की वैल्यू निकाले तो टीए की मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, टीबी टीए के बीच में रिलेशन पता है, तो उससे हम एम की वैल्यू निकाल लिए। टीबी किसके फॉर्म पे निकाले थे, एम के फॉर्म पे। तो आपको समझ में आया होगा क्या किया है हमने इस सवाल पे। तो ये जो लास्ट वाला सवाल है ये आप एज अ होमवर्क ले सकते हो। इस पे क्या कर रहा हूँ, टेंशन की वैल्यू को मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। फिर से सेम रो पे इस पे टेंशन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। तो जो मैंने आपको टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल के दिया है, उसको आप डी थीटा बाय डी टी करते हुए या फिर डी टी बाय डी थीटा करते हुए 0 से इक्वेट करो और अपने आंसर के पास पहुंचो। साइन इनवर्स ऑफ 2/π, शायद ऐसा कुछ रिजल्ट आता है इसका। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखो। अगर नहीं आता है और अगर इसका आंसर आ जाता है तो हमारे ग्रुप में शेयर करो, और अगर नहीं आता है तो ग्रुप में एक बार पूछ लीजिए कि कैसे होने वाला है। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। हमने टेंशन वगैरह के बारे में अच्छे खासी चीज़ों के साथ इस पे डील किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ और सवाल होंगे वो अपन अपने शीट में कवर करेंगे। तो इसमें जो भी चीज़ें पढ़े हैं उसमें आपको परेशानी नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। तो आज की वीडियो पे इतना ही करते हैं। स्मूथली चलेगा सारी चीज़ें, ऐसे ही हम धीरे धीरे करते हुए पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। बट आपका काम ये होगा, रोज़ का काम आप खुद से पढ़ें, उसको बढ़िया से रिवाइज करें, खुद की नोट्स में खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चंस को देखें, एंड जो भी शीट दिया जाए उसको सिंसियरली फॉलो करो। तो ये आपके लिए इनफ है, आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो सिंपल रहते हुए, इसी लॉजिक के साथ पढ़ते हुए। बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ों को करने की नीड नहीं है, आप सिंपल चीज़ों को करो बट कंसिस्टेंसी के साथ करो, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये था हमारा ओवरऑल वीडियो। अपन अगले वीडियो पर मिलते हैं विच इज़ द लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कंस्ट्रेंट मोशन वगैरह को शुरू करने वाले हैं।